हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के 69th बीपीएससी पीटी के लिए फुल सिलेबस टेस्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टेस्ट पेपर में पॉलिटी के 15 क्वेश्चन हैं, इंडियन इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 20, करेंट अफेयर्स के 25 एंड मैथ के 10 क्वेश्चन हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में साइंस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। तो जब किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करना शुरू कर देते हैं इसमें, तो इसका टेम्परेचर राइज होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। जब ये मेल्ट करना शुरू कर देता है, यानी टेम्परेचर जब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो जब ये मेल्ट करना शुरू कर देता है तो इसका फेज चेंज होने लगता है। फेज चेंज होने का मतलब ये रहा कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगता है, और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस काफ़ी कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हीट यूज होना शुरू हो जाता है। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, यानी फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रह जाता है। इस केस में हीट तो सप्लाई किया जा रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हीट जा कहाँ रहा है, फेज चेंज होने में खर्च हो रहा है, जिसको लेटेंट हीट कहा जाता है। तो जब फेज चेंज हो रहा होता है सॉलिड का, तो उस मिक्सचर में सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, और ये दोनों तापीय साम्य अवस्था में रहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ठोस भी रहेगा और तरल भी रहेगा। तो 2 होंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह का पीएच निम्न में से कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी के जो 10th का साइंस है उसके एसिड और बेस वाले चैप्टर को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे मुंह में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाए हुए भोजन के कार्बोहाइड्रेट या भोजन के कणों का अपघटन शुरू कर देते हैं, यानी उनका डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो अपघटन से, डिग्रेडेशन से वहाँ पे एसिड बनना शुरू हो जाता है, और एसिड बनने से हमारे मुंह का जो मीडियम हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिड का पीएच कितना होता है, 7 से लेस होता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5 से लेस हो जाता है तो उस केस में जो हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर होता है, जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल से, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कहा जाता है, और वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट वही है, हार्डेस्ट मटेरियल वही है, उसका क्षरण शुरू हो जाता है। तो पीएच किससे कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है और वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। जो 3 तरीके के एंजाइम स्रावित होते हैं, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ताल जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। तो वसा का डाइजेशन कौन करवाता है, लाइपेज करवाता है, और प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करवाता है। पायरूवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से 3 पाथवे दिखाया गया है यहाँ पे। तो ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्म में पायरूवेट यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और यहाँ से 3 पाथवे दिखाया गया है। ईस्ट के केस में यानी ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जैसे हमारे मसल सेल में, तो वहाँ पे ये पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। और तीसरा पाथवे है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरूवेट जो है
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ग्लूकोज जो है कहाँ पे टूट रहा है पायरूवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, साइटोप्लाज्म में। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो प्लाज्मा जो है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे को अपने अंदर घुला करके, डिजोल्व करवा करके ले जाता है। तो इसमें से भोजन का हो जाएगा और नाइट्रोजन अपशिष्ट का हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। नाम इसका थोड़ा उल्टा है, निकट दृष्टि दोष। यानी इसमें निकट की वस्तुएं क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियरली स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई नहीं देने का कारण क्या है कि उसका इमेज, जो दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज रेटिना के पहले ही बना हुआ है। इस कारण से रेटिना पर इमेज बनता तो क्लियरली दिखाई दे देता। तो इसका मतलब ये रहा कि जो इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को, यदि किसी की आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, किसी व्यक्ति की आंख बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो अनंत तक के वस्तु को क्लियरली देख सकता है। लेकिन मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति अनंत तक के वस्तु को तो क्लियर नहीं देख सकता है। मतलब इसका फार पॉइंट जो है अनंत पे नहीं है, शिफ्ट होकर के पहले आ गया है। अब हम ये जानते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले क्यों बना हुआ है। इसके 2 कारण हैं। एक तो मान लीजिए कि लेंस ये है और लेंस और ज़्यादा कर्व हो जाए, इसका कर्वेचर बढ़ जाए, लेंस थोड़ा मोटा हो जाए, कर्वेचर बढ़ जाए, यानी इसका फोकल लेंथ जो है कम हो जाए। तो फोकल लेंथ कम होने की वजह से इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, पहले ही फोकस्ड हो जाएंगी, जो रेज आ रही हैं वो पहले ही फोकस्ड हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए ये नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए तो इससे रेटिना दूर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा। तो इसको दूर करने का क्या कारण, कौन से लेंस हम यूज करेंगे? तो इसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे, यानी अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस का यूज क्यों करेंगे? मान लीजिए दूर से जो ये रेज जो 2 आ रही है और रेज जो आ रही है और पहले ही फोकस्ड हो रही है, इसको इन दोनों रे को थोड़ा सा और डाइवर्ज करवाया जाए, डाइवर्ज करवा दिया जाए, तो ये हमारे आँख का जो कन्वेक्स लेंस है उसको रेटिना पे फोकस कर देगा। तो इसको डाइवर्ज करवाने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। यानी मायोपिया को क्योर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मायोपिया वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से निकट होता है। बिल्कुल, आँख यदि स्वस्थ है तो अनंत तक के ऑब्जेक्ट को देख लेगा, लेकिन मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति अनंत तक के दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। मतलब उसका फार पॉइंट जो है, यानी दूर बिंदु जो है, वो शिफ्ट होकर के नज़दीक आ गया है। तो ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। बिल्कुल, रेटिना के पहले ही बन जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। नहीं, नेत्र गोलक जो है संकुचित नहीं, एक्सपेंड कर जाता है। नेत्र गोलक की लंबाई, पहले मान लीजिए ये गोलक है, इसकी लंबाई थोड़ी और बढ़ जाती है, दूर से जाता है, तो नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न नहीं होता है। ये सी गलत है। यहाँ पे आँख के लेंस की अधिक वक्रता के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि पहले ये पतला लेंस था, अब क्या हो गया, अब मोटा हो गया, कर्वेचर इसका बढ़ गया। तो कर्वेचर बढ़ जाने से इसका रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा। फोकल लेंथ कम होने की वजह से जो रेज आ रही है वो रेटिना पे फोकस न हो करके वो रेटिना से पहले ही फोकस्ड हो जाएंगी। तो डी स्टेटमेंट सही है। इसमें से गलत कौन सा है? गलत है सी, सो राइट ऑप्शन सी होगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ऐसा करने पर चालक में ताप प्रभाव बन जाएगा। यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। किसी भी प्रतिरोध से जब धारा प्रभावित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है।
तो हीट जनरेट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हीट जनरेटेड का, I²RT, I²RT। यहाँ पे I को हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते थे। जो ही I को V/R लिखेंगे तो V²/R² हो जाएगा, एक R से एक R कट करके फार्मूला जो हो जाएगा V²/R I/T, ये फार्मूला बन जाएगा। हीट जनरेटेड का ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का वैल्यू आधा हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो ही हम R की जगह पर R/2 रखेंगे, R की जगह पर R/2 रखेंगे तो H डैश का वैल्यू आप निकाल लीजिए। V² और T तो सेम रहेगा, R के जगह पर जो ही आप R/2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। H डैश का वैल्यू H का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा। यानी इस केस में हीट जनरेटेड जो है पहले की तुलना में दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? तो देखिए, एम्फीबियंस हो गए और रेप्टाइल्स, उनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे अंदर भी 4 चैम्बर्स ही होते हैं। तो मीन और उभयचर, तो इसमें से मीन के यानी मछली के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन उभयचर यानी एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। तो उभयचर नहीं होगा, सरीसृप भी नहीं होगा, तो इसमें से मीन हो जाएगा। यानी मछली के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं और उसका हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। मछली के केस में गैसेस का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है उनके गिल्स में होता है। हृदय जो है ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो यहाँ से हो जाएगा डी, केवल मीन यानी मछली। राइट ऑप्शन डी होगा। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? देखिए, जब हम कुछ भी खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा यानी लार का स्त्रवण हो जाता है और भोजन के साथ वो मिल जाता है। और यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका डाइजेशन, उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एमाइलेज जो है उसका पाचन करवाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला जो एंजाइम भोजन में मिलता है वो कौन सा है? वो सलाइवरी एमाइलेज है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए वहाँ पे 3 एंजाइम आते हैं, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में से कौन सी धातु आपके हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो देखिए, ऐसे तो मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी होती है, उसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है पारा यानी मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ और भी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और हथेली पे भी रखने पे उतनी हीट उनको मिल जाती है जिससे उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो पिघल जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। उनमें से गैलियम और सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। हथेली पे भी रखते हैं तो हमारे शरीर से ये हीट लेकर के मेल्ट कर जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा? तो देखिए, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक तो संतृप्त सेचुरेटेड और दूसरा असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन्स की यदि हम बात करें तो ये सेचुरेटेड हो गए और अनसेचुरेटेड हो गए। तो सेचुरेटेड में जो आता है, सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तो इसमें आते हैं अल्केन्स आते हैं, इसमें अल्केन्स हो जाएंगे, अल्केन्स। और अनसेचुरेटेड की यदि बात करें जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं हो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो इसमें आता है आपको अल्कीन आता है, अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं, अल्काइंस। तो इसमें से जो असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो जलता है तो बहुत सारे काले धुएं के साथ जलता है और उसमें से पीली लौ निकलती है। तो इसमें से असंतृप्त कार्बन यौगिक हो जाएगा राइट ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले आता है? तो वो है लिम्फ यानी लसिका। लिम्फ ये काम करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना। और प्लाज्मा में पानी, लवण और एंजाइम होता है। और प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के जिस भाग में पोषक तत्व की ज़रूरत है, पोषक तत्व, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे ये लेकर के जाता है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो आरबीसी तो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। डब्ल्यूबीसी में जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी टी सेल्स होते हैं, वो कभी मान लीजिए कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करता है हमें बीमार करने के लिए, तो एक बार तो बीमार हो गए, उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और उस धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाती है। और उससे जो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी हमें बीमार करने के लिए हमारे शरीर में जो आया है, उसका फ़ोटो खींच करके रखती है टी सेल्स। फिर फ्यूचर में कभी भी 5 साल 10 साल या कभी भी वो हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो ये टी सेल्स उसका फ़ोटो खींच करके रखी रहती है, पहचान जाती है कि ये पहले आ चुका है और हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक्टिव कर देती है ताकि उसको मार करके भगाया जा सके। तो डब्ल्यूबीसी होगी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, तो ए का डी हो जाए, 1 का डी हो जाएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ये तो आयरन की कमी से होता है, 2 का सी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है यानी विटामिन सी की कमी से होता है, तो 3 का ए हो जाएगा। ग्वाइटर घेंगा ये जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो 4 का बी हो जाएगा। यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी, राइट ऑप्शन डी होगा। उत्तक शरीर के एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो उत्तकों की उपस्थिति देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे उत्तक के यानी टिश्यूज होते हैं और उन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे नर्व टिश्यू जो है उसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, स्टिमुलाई को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, ब्रेन के पास लेकर के आना और ब्रेन के सिग्नल्स को उस अंग तक ले जाना जिसको काम करना है। तो ये श्रम का विभाजन हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो प्रकाश के वेग का, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम निकालें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई म्यू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देख लीजिए, इनमें से निर्वात और हवा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 होता है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांच का है यानी ग्लास का है। और यहाँ फार्मूला में देखिए c बाई न्यू है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट के स्पीड का वैल्यू कम होगा। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा है, तो उसमें लाइट का स्पीड मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ, पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे हमारे हड्डियों को दिखाया गया है। टेंडोन जो है वो मसल और बोन को बाइंड्स करती है। यहाँ पे जैसे ये बोन है और ये मसल है, इसको आपस में बाइंड करती है कौन सी? टेंडोन। टेंडोन का मतलब कंडरा। और लिगामेंट ये बाइंड करती है बोन को बोन से, जैसे ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों बोन को बाइंड किया हुआ है कौन सा? लिगामेंट। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहीं से एक बात क्लियर है कि जब कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है तो कंकाल की मांसपेशियां हड्डी के संचलन के लिए टेंडोन को अनुबंधित और खींचती है।
चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए लिगामेंट को अनुबंधित और खींचती है, नहीं, ये गलत है। चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए टेंडन को अनुबंधित और खींचती है, नहीं, ये भी गलत है। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए अस्थि बंधन को अनुबंधित और खींचती है, ये भी गलत है। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कंडरा यानी टेंडन को अनुबंधित और खींचती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है, यह की उपस्थिति के कारण होता है। तो गन्ने में जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम होता है उसी की वजह से उसकी लंबाई बढ़ते रहती है, राइट ऑप्शन डी होगा। इसको देखते हैं हम। यहाँ पे 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दिखाया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है इसी की वजह से गन्ना जो है बढ़ते रहता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में शामिल होता है पौधे की आकृति, पौधे की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की मात्रा, ये सब आंतरिक कारक में आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा? आंतरिक कारक हो जाएगा। और बाह्य कारकों में क्या आता है? लाइट, प्रकाश आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आती है, ताप एवं जल। तो ये प्रकाश, ताप और जल, ये तीनों जो है ये कौन सा कारक है? ये बाह्य कारक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है? आंतरिक कारक है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? क्लोरोप्लास्ट बाह्य कारक नहीं है, आंतरिक कारक है, राइट ऑप्शन बी होगा। अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजनों में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी सिस्टम है अपने आप को स्टेबलाइज करके रखना चाहता है, यानी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में हैं वहाँ पे टेबल रखा हुआ है, टेबल के कोने पे कोई पेन आप रख दीजिए तो वो नीचे की ओर गिरेगा। एक तो आप कह सकते हैं कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वो नीचे गिर गया। एनर्जी के टर्म में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, चूँकि टेबल के कोने पे रखा हुआ है पेन, तो कुछ हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल है। जब नीचे जैसे जैसे जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कम होती है तो वो मोर स्टेबल होता है। यानी यूँ कहें कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जब कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबल बना करके रखना चाहता है, और कोई भी एलिमेंट ही है, कोई भी एटम ही है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। इस कारण से या तो इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को देता है, या इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, या फिर शेयर करता है। और ये स्टेबिलिटी आती कैसे है? ये स्टेबिलिटी उनके किसी भी एटम के आउटर सेल, आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन के हो जाने से आती है, यानी ऑक्टेट पूरा हो जाने से आती है। किसी किसी के डुएट पूरा हो जाने से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, क्या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही एलिमेंट जो है, तत्व जो है, रासायनिक संयोजनों में भाग लेते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी वो अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाह रहा है क्लोरीन का एटम स्टेबल होने के लिए। तो उसके लिए तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन सोडियम का देख लीजिए, सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जब वो दूसरे को दे देगा तब उसका ऑक्टेट पूरा होगा, और तब वो जाकर के स्टेबल होगा। तो ये सोडियम जो है अधिक इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त नहीं करना चाह रहा है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल, जो इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस है, उनका ड्यूएट या फिर ऑक्टेट पूरा है, और वो ऐसा होने से, ड्यूएट या ऑक्टेट पूरा होने की वजह से वो स्टेबल हैं, कम ही रिएक्शन करते हैं, इनर्ट रहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एटम जो है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है।
तो ये स्टेटमेंट सही है। अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, बिल्कुल कोई भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट, उसको स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उनके आंतरिक कवच को पूरा करने के लिए ये गलत है। तो इसमें से सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी लीवर में स्टोर रहता है, राइट ऑप्शन ए होगा। हमारे शरीर में पेशाब का सही रास्ता चुनें, तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, यानी उत्सर्जन तंत्र दिखाया गया है। इसमें किडनी में जो इसका फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, उसका काम है ब्लड से यूरिन को फिल्टर करना, यानी यूरिया को फिल्टर करना। तो जो ब्लड से जब यूरिया फिल्टर हो जाता है, यूरिन फिल्टर हो जाता है, तो ये आता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा में जाता है, देन बाहर निकाला जाता है इसको। तो ये डायग्राम से क्लियर है कि किडनी, उसके बाद में यूरेटर हो जाएगा, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, उसके बाद में देन यूरेथ्रा हो जाएगा, ये क्रम होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। किडनी से यूरिन जो है यूरेटर में जाता है, देन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, देन यूरेथ्रा में जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? यहाँ पे शब्द दिया हुआ है गतिमान, यानी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। तो अब ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया, ए से बी तक, और फिर लौट करके बी से ए से बी तक गया, और फिर लौट करके बी से ए तक आ गया, तो डिस्टेंस तो इसका जीरो नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। और ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, टाइम टेकन तो जीरो नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी जीरो बाई टाइम टेकन हम करेंगे तो जीरो हो सकता है, यानी औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कभी कभी जीरो हो सकता है। जब रिटर्न अपनी जर्नी में फिर इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तब उसका औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। तो ये सही हो सकता है। तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है गतिमान पिंड का, यानी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। औसत गति यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड गतिमान पिंड का कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है, इस कारण से एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल पॉइंट पे लौट करके आ जाए ऑब्जेक्ट, तो इसमें से एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग जीरो हो सकता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो 1 और 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, राइट ऑप्शन ए होगा। अब जानते हैं कैसे डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस में भी देखने को मिलता है और लाइट के केस में भी। तो ये फिनोमिनन जो है साउंड और लाइट दोनों ही में है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर है, वो यहाँ कह रहे हैं, और एक सोर्स है, चाहे वो लाइट का सोर्स हो या साउंड का सोर्स हो। जब इन दोनों के बीच में यानी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? जब कोई एक मूव करना शुरू कर दे दूसरे के रिस्पेक्ट में, या दोनों ही मूव करने लगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे, या दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, या कोई एक रेस्ट में हो और दूसरा पहले वाले की तरफ आए, या पहले वाले से दूर जाए, या फिर दूसरा रेस्ट में हो, पहला वाला दूसरे की तरफ जाए या दूसरे से दूर जाए। तो रिलेटिव मोशन जब आ जाता है तो जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, इसके पास आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती है जितनी कि ट्रू फ्रीक्वेंसी है, या तो उससे कम होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन एक दूसरे की तरफ होता है तो उस केस में जो
अपारेंट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी जो पहुंचती है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, या यूं कहें कि वेवलेंथ जो है वो ट्रू वेवलेंथ से कम होता है। वहीं जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अवे हो, एक दूसरे से अवे हो, यानी कोई एक दूर जा रहा हो या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हों, तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम होती है, या यूं कहें कि वेवलेंथ जो है ट्रू वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्थ के चारों तरफ कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सिग्नल भेजेंगे और सिग्नल वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के जब अर्थ के सरफेस पे आएगा तो हम उस सिग्नल का फिर से फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि वो सैटेलाइट जो है हमसे दूर जा रहा है या फिर हमारे तरफ आ रहा है, एक जगह पे है या फिर मूव कर रहा है। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करके जान सकते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए। जब एक बर्नर द्वारा लगातार उबलते पानी में गर्मी की आपूर्ति की जाती है, गर्मी मतलब हीट, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे सही नहीं है, उष्मा की आपूर्ति की जाती है, तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान, जैसे कोई भी लिक्विड है, कंटेनर में यदि लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जब हम हीट सप्लाई करते हैं और ये जब उबलना शुरू कर देता है, उबलने लगता है, तो हम कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जब इसका फेज चेंज होने लगता है तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। तो हम इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बिल्कुल नहीं बढ़ता है ये मान सकते हैं, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट मान सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला हो जाएगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, बिल्कुल सही है, और वो थक्का जमाने में हेल्प करता है खून का। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है, नहीं, इसको सीरम कहा जाता है। थ्रोम्बिन नहीं कहा जाता है, सीरम। तो ये डी स्टेटमेंट गलत है और असत्य कथन ही चुनना है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। तापमान बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना का सेट बढ़ेगा, तो जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रसार होगा यानी एक्सपेंशन होगा, वाष्पीकरण भी होगा, लेकिन तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट सप्लाई करने से गैसों का संपीड़न यानी कंप्रेशन नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। प्रसार होगा, एक्सपेंशन, संपीड़न नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये तो गलत है, ये जो सेट है ये गलत है। वाष्पीकरण होगा, गैसों का विस्तार होगा और घुलनशीलता भी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण हो सकता है, गैसों का विस्तार हो सकता है, घुलनशीलता भी बढ़ सकती है। तो ये सेट जो है बी वाला ये सही है। वाष्पीकरण हो सकता है, प्रसार हो सकता है, गैसों का विस्तार हो सकता है। तो ये भी सेट जो है सही है, बी और सी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट के अंदर एक जाइमेज नाम का एंजाइम होता है और ये जाइमेज नाम का जो एंजाइम है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान ये कैटलिस्ट का काम करता है, यानी उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, जब ईस्ट इसमें डाला जाएगा, ईस्ट का प्रेजेंस यहाँ पे होगा तो कौन सा एंजाइम आएगा, जाइमेज आएगा, जाइमेज। तो ये क्या करेगा, कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, इथाइल अल्कोहल C2H5
C2H5OH, C2H5OH प्लस CO2। इस रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है यही ब्रेड को फुलाने में हेल्प करती हैं, बुलबुला बनता है यहाँ पे और इसी का यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट वाले वीडियो में जिसमें बाकी अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।